गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक समझौता सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत को। तो आज हम लोग कवर करेंगे सामाजिक समझौता सिद्धांत को, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ठीक है, एंड इवोल्यूशन थ्योरी। तो चलिए आइए देखते हैं सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो देखिए, राज्य की उत्पत्ति के कई सारे सिद्धांत हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है राज्य का दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक समझौता सिद्धांत। तो राज्य की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में सामाजिक समझौता सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में इस सिद्धांत की प्रधानता रही। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है किस सदी में इसकी प्रधानता रही। तो 17वीं और 18वीं सदी में इसमें हाब्स लॉक और रूसो का नाम आता है। ठीक है, यह सिद्धांत जो है दैवी सिद्धांत के विरोध में आया। ठीक है, दैवी सिद्धांत के बारे में आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो दैवी सिद्धांत के विरोध में आता है। यह एक काल्पनिक सिद्धांत माना जाता है। इसके अनुसार राज्य ईश्वरीय नहीं मानवीय संस्था है, जबकि जो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत था वो क्या मानता था कि जो राज्य है वो ईश्वरीय संस्था है और राजा जो है वो क्या है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। ठीक है, तो वहाँ पे ये मान्यता थी कि राजा की आज्ञाओं का उल्लंघन करने का मतलब है ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करना। ठीक है, तो इस सिद्धांत के विरोध में, यानी कि दैवी सिद्धांत के विरोध में आपका सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत आता है। और इसका मानना है कि राज्य जो है वो ईश्वरीय संस्था नहीं है, बल्कि कैसी संस्था है, मानवीय संस्था है। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति उस सामाजिक समझौते का परिणाम है जिसे मनुष्य ने प्राकृतिक अवस्था का अंत करने के लिए किया है। तो अभी हम लोग इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सामाजिक समझौता सिद्धांत आधुनिक को होते हुए भी ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी पुराना है। इसे पूर्व और पश्चिम दोनों क्षेत्रों का समर्थन प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखिए, जो सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत है ये आधुनिक है। ठीक है, आधुनिक होने के साथ साथ अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो काफ़ी पुराना है। ठीक है, अगर आप देखें मनु और कौटिल्य की बात करें तो मनु तो खैर दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक थे, लेकिन कौटिल्य ने भी, ठीक है, कौटिल्य ने भी सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत की बात की है। ठीक है, तो महाभारत के शांति पर्व में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस मत को अपनाया है कि प्रजा ने राजा को चुना और राजा ने उसकी सुरक्षा का वचन दिया। ठीक है, तो राजा को किसने चुना है, प्रजा ने चुना है। और किस लिए चुना है, ताकि उसकी सुरक्षा हो सके, और राजा ने उसकी सुरक्षा का वचन दिया है। यूनान में सबसे पहले सोफिस्ट वर्ग ने इस विचार का प्रतिपादन किया। अगर यूनान की बात करें तो सबसे पहले सोफिस्ट वर्ग ने इस विचार का प्रतिपादन किया। उनका मत था उनका मत था कि राज्य एक कृत्रिम संस्था और एक समझौते का फल है। ठीक है, राज्य कैसी संस्था, एक कृत्रिम संस्था है, दैवी संस्था नहीं है, और एक समझौते का फल है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के फलस्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो रोमन विचारकों ने भी इस बात पर बल दिया है कि जनता राज सत्ता का अंतिम स्रोत है। ठीक है, जनता क्या है, राज सत्ता का अंतिम स्रोत है। मध्य युग की अगर बात की जाए तो मध्य युग में मैकियावेली तथा मैग्नोल्ड ने इसका समर्थन किया। तो मध्य युग में किसने समर्थन किया है, मैकियावेली ने, और मैग्नोल्ड ने इसका समर्थन किया है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यह विचार बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। कब, 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में लगभग सभी विचारक इसे मानने लगे, इतना ये प्रसिद्ध होता है। रिचर्ड हुकर ने सर्वप्रथम इसकी वैज्ञानिक रूप से व्याख्या की। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन आप करते हैं उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और जो लोग मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे जीआईसी मेंस की, उनके लिए भी इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, लिखने के लिए आएगा इनको ऑब्जेक्टिव। तो रिचर्ड हुकर ने सर्वप्रथम इसकी वैज्ञानिक रूप से व्याख्या की। ग्रोसियस और स्पेनोजा ने इसका पोषण किया, किंतु इस सिद्धांत का वैज्ञानिक और विधिवत रूप से प्रतिपादन किसने किया है, तो हाब्स लॉक और रूसो ने किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो लोग मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपी पीसीएस ऑप्शनल जिनका सब्जेक्ट है, तो ये इंट्रोडक्शन में काम आ सकता है। और जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं उनके लिए रिचर्ड हुकर,
ने सर्वप्रथम इसकी वैज्ञानिक रूप से व्याख्या की। ग्रोसियस स्पिनोजा ने इसका पोषण किया, किंतु इस सिद्धांत का वैज्ञानिक और विधिवत रूप से प्रतिपादन किसने किया है? तो हाब्स ला रूसो ने किया है। अब देखते हैं थॉमस हाब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत 1588 से 1679। देखिए 1588 का मतलब ये हुआ 16वीं सदी, ठीक है। थॉमस हाब्स जो है 16वीं सदी का है, 16वीं और 17वीं सदी का। इसीलिए कहा जाता है कि जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है 16वीं और 17वीं शताब्दी में हाब्स, लॉक और रूसो के द्वारा प्रसिद्ध होता है। तो थॉमस हाब्स इंग्लैंड का रहने वाला था। वह वहाँ के राजा चार्ल्स द्वितीय का शिक्षक था। उसके समय में चार्ल्स प्रथम और क्रोमवेल के नेतृत्व में संसद की सेनाओं के मध्य गृह युद्ध हुआ। इस युद्ध से इंग्लैंड में अराजकता और अत्याचार का माहौल उत्पन्न हो गया। फलतः जीवन जो था वो पूर्णतः असुरक्षित, कष्टदायक हो गया। इंग्लैंड के जनजीवन की इस स्थिति ने हाब्स को निरंकुश राजतंत्र का प्रबल समर्थक बना दिया, ठीक है। तो देखिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जब जीवन पूर्णतः असुरक्षित हो गया, क्योंकि इंग्लैंड में अराजकता और अत्याचार का माहौल उत्पन्न हो गया, तो जीवन पूर्णतः असुरक्षित, कष्टदायक हो गया। इंग्लैंड के जीवन की इस स्थिति ने हाब्स को निरंकुश राजतंत्र, क्योंकि जब निरंकुश राजतंत्र होगा तभी वो लोगों को एक शक्तिशाली तरीके से इसको रोक सकता है, अत्याचार को और अराजकता को। तो उसकी यह धारणा बन गई कि अराजकता और अत्याचार के इस खतरे को निरंकुश राजतंत्र ही समाप्त कर सकता है। तो इसलिए उसने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन कर उसके माध्यम से निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। इस हेतु उसने अपने ग्रंथ लेवियाथन की रचना की। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेवियाथन की रचना की, सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। इसका डिस्कस इसने लेवियाथन में किया है और इसने जो है निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। अब अगर हम बात करें तो हाब्स के हिसाब से मानव स्वभाव की अगर बात की जाए तो मानव स्वभाव कैसा होता है देख लेते हैं। तो हाब्स ने अपनी पुस्तक में मनुष्य के नकारात्मक स्वभाव का वर्णन किया है। उसके अनुसार मनुष्य एक असामाजिक प्राणी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक पॉइंट याद रखिए, आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अनुसार मनुष्य क्या है? एक असामाजिक प्राणी है, स्वार्थी है, अहंकारी है, झगड़ालू प्राणी है। वह सदा शक्ति से स्नेह करता है। किससे स्नेह करता है? शक्ति से। शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है। हाब्स के अनुसार मनुष्य अपने कार्य पूरे करने के लिए छल कपट का आश्रय लेता है। झूठ, प्रपंच, शत्रुता उसके प्रमुख साधन होते हैं, ठीक है। झूठ, प्रपंच और शत्रुता क्या है? इसके प्रमुख साधन होते हैं। तो ये बताया है हाब्स ने मानव के स्वभाव के बारे में, ठीक है। अगर प्राकृतिक अवस्था की बात की जाए तो हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? तो हाब्स ने मनुष्य के स्वभाव के आसुरी लक्षणों का भयावह वर्णन किया है, ठीक है। कहता है कि शक्ति ही सत्य है, शक्ति ही सत्य है उस समय का सिद्धांत था। यानी कि शक्ति ही सत्य है उस समय का सिद्धांत था। उस समय अत्याचार, मार काट का बोलबाला था। प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य को शत्रु की दृष्टि से देखने लगा था। मनुष्यों में न्याय और अन्याय का ज्ञान नहीं था। हाब्स के अनुसार वहाँ कोई व्यवसाय न था, कोई संस्कृति न थी, कोई विद्या न थी, कोई भवन निर्माण कला न थी, कोई समाज न था, ठीक है। मानव जीवन कैसा हो गया था? तो मानव जीवन दीन, मलिन, पाशविक और अल्पकालिक था। मानव जीवन दीन, मलिन, पाशविक और अल्पकालिक था। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अगर आपसे पूछता है कि प्राकृतिक अवस्था में से इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग करता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया कि प्राकृतिक अवस्था हाब्स के हिसाब से कैसा था, आसुरी लक्षण था, ठीक है। उस समय शक्ति का ही सिद्धांत कार्य करता था। अत्याचार, मारकाट था, ठीक है। प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे को शत्रु की दृष्टि से देखने लगे थे। न्याय अन्याय का ज्ञान ही नहीं था, ठीक है। कोई व्यवसाय नहीं था, कोई संस्कृति नहीं थी, कोई विद्या नहीं थी, कोई भवन निर्माण कला नहीं थी, कोई समाज नहीं था, ठीक है। मानव जीवन दीन, मलिन, पाशविक और अल्पकालिक था। तो ये प्राकृतिक अवस्था थी हाब्स के हिसाब से। अब देखते हैं कि जो मनुष्य ने समझौता किया उसका कारण क्या था। तो समझौते का कारण क्या था दोस्तों? तो जीवन और संपत्ति की इस असुरक्षा और हिंसक मृत्यु के भय ने व्यक्तियों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे इस असहनीय प्राकृतिक अवस्था का अंत करने के उद्देश्य से एक राजनैतिक
समाज का निर्माण करें। ठीक है, तो समझौते के बाद एक राजनैतिक समाज का निर्माण होता है। ठीक है, और अब किस लिए यह समझौता किया जाता है? तो जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए। ठीक है, हिंसक मृत्यु की भय से बचने के लिए जो है सामाजिक समझौते का निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सामाजिक समझौता किन बातों के लिए होता है, सामाजिक समझौता में होता क्या है। तो नागरिक समाज का निर्माण करने के लिए सब व्यक्तियों ने मिलकर एक समझौता किया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के व्यक्ति से क्या कहता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या कहता है, मैं इस व्यक्ति और सभा को स्वयं को शासित करने के अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण करता हूँ। ठीक है, मैं इस व्यक्ति और सभा को स्वयं को शासित करने के अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण करता हूँ। तुम भी अपने अधिकार और शक्ति इस व्यक्ति या सभा को सौंप दोगे और मेरे समान प्रत्येक कार्य का समर्थन करोगे। तो इस तरह से जो प्रत्येक व्यक्ति थे दूसरे व्यक्ति से कहते हैं और इस तरह से सामाजिक समझौता हो जाता है। ठीक है, और जब सामाजिक समझौता हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, राज्य का निर्माण होता है, नागरिक समाज का निर्माण होता है। ठीक है, तो सभी व्यक्तियों ने एक व्यक्ति या सभा के प्रति अपने अधिकारों का पूर्ण समर्पण कर दिया। यह समझौता सामाजिक या राजनैतिक नहीं तथा समझौते में शासक या सभा समझौते का पक्षकार नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो समझौता था वो सामाजिक या राजनैतिक नहीं था। समझौते में जो शासक हैं या सभा समझौता का पक्ष, यानी कि जो शासक है वो समझौते का पक्षकार नहीं है, अतः उसका लोगों के प्रति कोई दायित्व नहीं है, कोई उत्तरदायित्व नहीं है। ये लोगों ने आपस में समझौता किया है। ठीक है, इस समझौता के अंतर्गत जो राज्य स्थापित हुआ उसके पास सर्वोच्च असीमित निरंकुश शक्ति होना अनिवार्य है। ठीक है, जो इस राज्य का निर्माण होता है उसे सर्वोच्च असीमित निरंकुश शक्ति होना अनिवार्य है। हाब्स के अनुसार राज्य व्यक्ति की तृष्णा पूर्ति का साधन है। इसका निर्माण मनुष्यों ने अपने जीवन की सुरक्षा के प्रयोजन से किया है। इसके लिए राज्य का सर्वोच्च और निरंकुश होना क्या है, आवश्यक है। व्यवस्था प्रभुसत्ता की मांग करती है। ठीक है, प्रभुसत्ता की मांग करती है और प्रभुसत्ता कानून के द्वारा व्यक्ति होती है और कानून का पालन करना व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है कि जो व्यवस्था है वो प्रभुसत्ता की मांग करती है, यानी कि सॉवरेनिटी होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। और संप्रभुता जब होगी तो कानून, संप्रभुता किसके द्वारा व्यक्त होगी, तो कानून के द्वारा व्यक्ति होती है और कानून का पालन करना व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। तो इस प्रकार राज्य की स्थापना मनुष्यों की सहमति से होती है। राज्य की स्थापना कैसे हुई है, मनुष्यों की सहमति से होती है और इसकी स्थापना के पश्चात मनुष्य को इसका विरोध करने की स्वतंत्रता नहीं है, यानी कि मनुष्यों की सहमति से हुई है। एक बार जब राज्य का निर्माण, राजा का निर्माण हो जाएगा तो व्यक्तियों को, मनुष्य को इसका विरोध करने की स्वतंत्रता नहीं है। जो राजा होगा वो पूरी तरह से निरंकुश होगा। ठीक है, उसके द्वारा जो कानून बनाया जाएगा उसका पालन करना प्रजा का कर्तव्य होगा। अब हम इस हाब्स के समझौते की विशेषताएं देख लेते हैं। क्या विशेषताएं हैं? समझौता सामाजिक और राजनीतिक दोनों है, अतः इससे एक साथ समाज की स्थापना, शांति और व्यवस्था हेतु राज्य की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो सामाजिक जो समझौता कैसा है, सामाजिक है और राजनीतिक दोनों है। तो इसके साथ ही समाज की स्थापना होती है। ठीक है, शांति और व्यवस्था हेतु राज्य की उत्पत्ति होती है। ठीक है, समझौता व्यक्तियों के मध्य होता है। समझौता किसके मध्य है? व्यक्तियों के मध्य है। अतः शासक जो है समझौते का पक्ष नहीं है, अतः वह निरंकुश है, उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है प्रजा के प्रति। मनुष्य अपने सभी अधिकार शासक को सौंपता है, अपने सभी अधिकार शासक को सौंपता है, केवल आत्मरक्षा का अधिकार। ठीक है, केवल आत्मरक्षा का अधिकार ही उसके पास रहता है, बाकी सभी अधिकार मनुष्य जो है शासक को सौंप देता है। संप्रभु का आदेश ही कानून होता है, अतः प्रजा को विद्रोह करने का अधिकार नहीं है। संप्रभु का जो आदेश है वही क्या होता है, कानून होता है, अतः प्रजा को विद्रोह करने का अधिकार नहीं है। तो देखिए, अब देखिए यहाँ समझौते के बाद क्या होता है, सामाजिक जो समझौता होता है उसी से समाज का निर्माण होता है और राज्य का निर्माण होता है। तो इसलिए अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हाब्स की जो प्राकृतिक अवस्था थी वो कैसी थी, तो पूर्व सामाजिक थी, यानी कि पहले समाज भी नहीं था और जो है राज्य भी नहीं था, तो पूर्व सामाजिक थी और पूर्व राजनीतिक थी। हाब्स के हिसाब से जो प्राकृतिक अवस्था थी दोस्तों वो पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक थी। जब समझौता होता है उसके बाद समाज का निर्माण होता है और
राजनीति का, राज्य का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसकी आलोचना भी की जाती है, ठीक है, बहुत सारे विचारकों के द्वारा आलोचना की गई। किस बात पे? मनुष्य के स्वभाव की गलत व्याख्या के आधार पर आलोचना। हाब्स ने मानव स्वभाव का चित्रण एक पक्षीय किया है, एक पक्षीय किया, जबकि मनुष्य में स्वार्थ और परमार्थ दोनों गुण पाए जाते हैं, लेकिन इसने मनुष्य को केवल स्वार्थी कहा है। इस आधार पर भी इसकी आलोचना होती है। इसने कहा था कि मनुष्य एकाकी है, लेकिन मनुष्य एकाकी नहीं होता है। हाब्स मानता है कि मनुष्य स्वार्थी होने के कारण एकाकी यानी कि अकेले रहना पसंद करता है, जबकि इसके विपरीत मनुष्य स्वभाव और आवश्यकता से कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है, ठीक है, वो समाज में रहना भी पसंद करता है। तो मनुष्य के लिए समाज उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार मछली के लिए पानी। अगर मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो मछली जीवित नहीं रह सकती है। उसी तरह से मनुष्य को अगर समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए तो फिर उसका जीवन कैसा हो जाएगा? बहुत ही दुर्लभ हो जाएगा। तो इसलिए मनुष्य के लिए समाज उतना ही आवश्यक है जितना कि पानी। आप लोगों ने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि जब भी किसी को सज़ा देना होता था तो उसको समाज से बाहर कर दिया जाता था कई वर्षों के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप सोचिए। तीसरा जो पॉइंट है, प्राकृतिक अवस्था का चित्रण जो है वो काल्पनिक है। इतिहास में आदिम युग के शोध से यह सिद्ध हो गया है कि मनुष्य निरंतर युद्ध की स्थिति में नहीं जिया है, ठीक है। तो इस तरह से जो प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण इन्होंने किया है वो काल्पनिक है और इतिहास में इसका कहीं भी प्रूफ इसका नहीं मिलता है। समझौते की कल्पना जो है वो असंभव है, ठीक है। जो इसने समझौते की कल्पना की है वो असंभव है। हाब्स के अनुसार मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में स्वार्थी और झगड़ालू था। ऐसे मनुष्य से समझौते की आशा नहीं की जा सकते। जो स्वार्थी होगा, जो झगड़ालू होगा, देखिए यहाँ कंट्राडिक्शन पैदा हो रहा है। स्वार्थी और झगड़ालू होगा तो समझौता कैसे कर सकता है? समझौते के लिए विवेक की आवश्यकता होती है, जो हाब्स के अनुसार मनुष्य में थी ही नहीं। तो जब विवेकशील प्राणी ही नहीं था, स्वार्थी था, झगड़ालू था, तो समझौता कैसे कर सकता है? तो यहाँ पे इसकी ही बातों में कंट्राडिक्शन पैदा होता है। फिर जंगली अवस्था से भेड़िए के हाथ सत्ता, जंगली अवस्था में है और भेड़िए के हाथ में सत्ता कैसे दे सकता है? यानी कि हाब्स मनुष्यों को प्राकृतिक अवस्था की अराजक स्थिति से निकालकर उसे निरंकुश शासक के हाथों में सौंप देता है, जो पहले से ज़्यादा भयावह स्थिति है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि जंगली अवस्था से निकलकर भेड़िए के हाथ में सत्ता सौंप देना ये पहले से ज़्यादा भयावह स्थिति हो जाती है, तो ऐसा संभव नहीं है। राज्य और सरकार में अंतर नहीं, ठीक है। तो सभी जानते हैं कि सरकार राज्य का अंग होती है। सरकार क्या है? राज्य का अंग होती है, जिसका विरोध किया जा सकता है, लेकिन इससे राज्य समाप्त नहीं होता है। सरकार राज्य का एक अंग है। अगर हम सरकार का विरोध कर रहे हैं तो इससे राज्य समाप्त नहीं होता है, ठीक है, बल्कि सरकार बदल जाएगी, दूसरी सरकार आएगी, लेकिन राज्य तो रहेगा ना। लेकिन हाब्स राज्य और सरकार में अंतर नहीं कर पाया। वो कहता है कि विरोध करने का अवसर, उसने विरोध करने का कोई अवसर ही नहीं दिया है, विरोध नहीं कर सकता है, ठीक है। राज्य कृत्रिम संस्थान नहीं है, राज्य कृत्रिम संस्थान नहीं। हाब्स राज्य को समझौते का परिणाम बताकर एक कृत्रिम संस्था बताता है, जबकि हम जानते हैं कि राज्य जो है मानव स्वभाव की उपज है, अतः यह क्या है? एक प्राकृतिक संस्था है। तो इस तरह से इसकी कृत्रिम संस्था जो माना है उसकी भी आलोचना होती है, ठीक है। अब हाब्स का योगदान और इसका महत्व देख लेते हैं। आलोचनाओं के बावजूद राजनैतिक दृष्टि से इसका काफ़ी महत्व है। हाब्स ने सर्वप्रथम राजनैतिक अध्ययन में वैज्ञानिक अध्ययन, चिंतन तथा तर्क और बुद्धि का समावेश किया, क्योंकि इसके पहले दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत माना जाता था जिसमें तर्क नहीं था, बुद्धि नहीं था। हाब्स ने यह प्रतिपादित किया कि राज्य ईश्वरीय कृत नहीं अपितु मानवीय कृत इकाई है। हाब्स की एक अन्य महत्वपूर्ण देन संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन है। संप्रभुता के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। हाब्स ने शासन की निरंकुशता का प्रतिपादन किया, लेकिन साथ ही यह भी प्रतिपादित किया कि शासन की स्थापना मनुष्य के हितों के लिए होती है। व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानकर राज्य के कार्यों का संचालन करना चाहिए। यानी कि व्यक्ति साध्य है, राज्य साधन है, ठीक है। तो राज्य को साधन मानकर राज्य के कार्यों का संचालन करना चाहिए। तो हालांकि बहुत सारी बातों की आलोचना की जाती है, लेकिन इसके सिद्धांत का अपना एक अलग महत्व है, इसका अपना एक योगदान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जॉन लॉक का समझौता सिद्धांत। हाब्स के बाद
लाक ने समझौता के सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और लाक 1632 से 1704 ईस्वी इनका जो है टाइम पीरियड रहा, यानी कि 17वीं और 18वीं शताब्दी। ठीक है, तो जॉन लाक भी हाब्स की तरह इंग्लैंड का ही रहने वाला था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए, ये भी पूछ लेता है एग्जाम में कि ये जो विचारक हैं ये कहाँ के रहने वाले। उसके समय में 1688 में इंग्लैंड में रक्तहीन या गौरवमयी क्रांति हुई थी, जिसके द्वारा निरंकुश शासक जेम्स द्वितीय गद्दी से उतारकर उसके स्थान पर विलियम तथा मैरी को सीमित अधिकारों के साथ गद्दी पर बैठाया गया था। लाक ने इस क्रांति का समर्थन किया और सीमित राजतंत्र को श्रेष्ठ शासन व्यवस्था बताया। उसने प्रसिद्ध ग्रंथ टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट लिखा। तो देखिए, हाब्स ने एक निरंकुश शासक की बात की थी, लेकिन 1688 में जो इंग्लैंड में रक्तहीन गौरवमयी क्रांति होती है, इसमें जो निरंकुश शासक था जेम्स द्वितीय, इसको गद्दी से उतार करके उसकी जगह पे विलियम तथा मैरी को सीमित अधिकार यानी कि लिमिटेड राइट के साथ, ठीक है, लिमिटेड गवर्नमेंट के साथ इसमें जो है गद्दी पर बैठाया जाता है। और लाक ने इस क्रांति का समर्थन किया था और सीमित राजतंत्र को श्रेष्ठ शासन बताया था। इसकी पुस्तक का क्या नाम है? टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम देखते हैं लॉक के हिसाब से मानव स्वभाव कैसा है। तो जॉन लॉक मनुष्य को एक सामाजिक और विवेकशील प्राणी मानता है। कैसा मानता है? सामाजिक और विवेकशील प्राणी मानता है। वह अपने जीवन के निर्देश प्राकृतिक कानूनों से ग्रहण करता है। लॉक के अनुसार मानव मूल रूप से अच्छा, शांतिप्रिय अच्छा है, शांतिप्रिय, नैतिक और नियम पालक है। उसके अनुसार मानव स्वभाव प्रेम, दया, सहयोग और सहानुभूति आदि गुणों से युक्त होता है। तो अगर बात करें लॉक के हिसाब से मानव स्वभाव कैसा था, तो मानव स्वभाव था सामाजिक व्यक्ति था, विवेकशील था। ठीक है, विवेकशील था। वह अपने जीवन के निर्देश प्राकृतिक कानूनों से ग्रहण करता है। ठीक है, लॉक के अनुसार मानव जो है मूल रूप से अच्छा है, शांति प्रिय है। ठीक है, शांति प्रिय है, नैतिक है, नियम पालक है। उसके अनुसार मानव स्वभाव प्रेम, दया, सहयोग और सहानुभूति आदि गुणों से युक्त होता है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक अवस्था की। ठीक है, तो लॉक के हिसाब से प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? तो लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था जो थी वो शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग और सुरक्षा की अवस्था थी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हाब्स ने कहा था, हाब्स के बिल्कुल विपरीत लॉक ने कहा है। ठीक है, और अधिकारों का उपयोग करते हुए सभी मनुष्य शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राकृतिक अवस्था थी लॉक के हिसाब से, ठीक है, वो कैसी अवस्था थी? तो जो प्राकृतिक अवस्था थी वो पूर्व राजनीतिक तो है, ठीक है, अभी यहाँ पे राज्य का निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन पूर्व सामाजिक नहीं है। ठीक है, पूर्व सामाजिक नहीं, यानी कि यहाँ पे समाज था। ठीक है, जो प्राकृतिक अवस्था थी वहाँ पे समाज की व्यवस्था थी। ठीक है, लेकिन राज्य की व्यवस्था नहीं थी। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति आदि के प्राकृतिक अधिकार उस समय प्रचलित थे। तो इसकी प्राकृतिक अवस्था में 3 तरह के अधिकार थे: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तीनों जो प्राकृतिक अधिकार थे उस समय प्रचलित थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राकृतिक कानून के अनुसार सभी अपना जीवन व्यतीत करते थे। उस समय का एक प्राकृतिक कानून था कि तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जिसकी अपेक्षा तुम दूसरे से करते हो। ठीक है, तुम्हें दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करना है? वैसा ही व्यवहार करना है जिसकी अपेक्षा तुम दूसरे से करते हो। ऐसा जो है प्राकृतिक कानून था जो कि प्रचलित था। तो इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था पूर्णतः नैतिक थी, सामाजिक थी और कर्तव्य बोध की अवस्था थी। तो अब देखते हैं, जब ये सारी चीज़ें थी ही ऑलरेडी, तो समझौते की ज़रूरत क्या पड़ी? तो लॉक के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था थी अच्छी होने की बावजूद उसमें कुछ कमियां थीं। ठीक है, और वो कमियां थी, उस कमियों को दूर करने के लिए समझौता किया गया। मुख्य रूप से 3 कमियां थी। प्राकृतिक नियम स्पष्ट नहीं थे, नियमों की व्याख्या करने के लिए निष्पक्ष न्यायाधीश नहीं थे, इन नियमों को लागू करने वाली कोई शक्ति नहीं थी, कोई पावर नहीं थे। इन असुविधाओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सभी मनुष्यों ने मिल करके एक समझौता किया। तो ये 3 चीज़ों का अभाव था, 3 तरह की कमियां थी। प्राकृतिक अवस्था बहुत अच्छी थी, लेकिन उन सब के बावजूद ये कमियां थीं, और इन कमियों को दूर करने के लिए क्या होता है?
समझौता किया जाता है। तो समझौते का स्वरूप कैसा है, ठीक है। तो देखिए लॉक के अनुसार सभी मनुष्यों ने मिलकर दो समझौता किया। अगर हम हाब्स की बात करें तो वहाँ केवल एक ही समझौता हुआ था, व्यक्तियों ने आपस में मिलकर समझौता किया था और उसमें जो है जो शासक था या जो राज्य था वो समझौते का पार्ट नहीं था। लेकिन अगर हम लॉक के समझौते की बात करें तो पहले समझौते में प्राकृतिक अवस्था का अंत कर एक समाज की स्थापना की गई, ठीक है। पर इसमें क्या होता है कि एक समझौते में प्राकृतिक अवस्था का अंत करके क्या किया जाता है कि समाज की स्थापना की गई। दूसरा समझौता शासक यानी कि राजा और शासित के मध्य होता है, ठीक है। राजा के मध्य और किसके मध्य, प्रजा यानी कि शासित के मध्य होता है। इसमें प्रजा के द्वारा शासक को कानून बनाने, उसकी व्यवस्था करने और उसको लागू करने का अधिकार दिया गया। कौन कौन से अधिकार दिए गए, प्रजा के द्वारा शासक को कानून बनाने का अधिकार, ठीक है, उनकी व्यवस्था करने का अधिकार और उसको लागू करने का अधिकार दिया गया। परंतु शासक की शक्ति पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। कौन सा प्रतिबंध लगाया गया, उसके द्वारा जो निर्मित कानून होगा प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही होने चाहिए, ठीक है। तो ये प्रतिबंध लगाया गया राजा के ऊपर, जबकि हाब्स के अनुसार कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया, एक निरंकुश राजा की स्थापना की गई, ठीक है। तो दूसरे समझौते से क्या, पहले समझौते में राजा पर की शक्ति पर प्रतिबंध लगाया जाता है और उसके द्वारा निर्मित जो कानून है प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही होने चाहिए। दूसरा जो समझौता होता है इसके अनुसार राज्य का निर्माण होता है, जिसका कार्य है प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करना, ठीक है। जो राज्य का निर्माण होता है इसका कार्य क्या है, प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करना और उसे लागू करने से है, ठीक है। उसकी व्याख्या करना और उसे लागू करना है। यदि शासक सार्वजनिक हित के विरुद्ध कार्य करता है तो समाज को यह अधिकार है कि उसे क्या करे, सत्ता से हटा दे, ठीक है। यदि जो शासक है वो सार्वजनिक हित के विरुद्ध अगर कार्य करता है तो समाज को यह अधिकार है कि वह उसे क्या करे, सत्ता से हटा दे। अब समझौते की विशेषताएं हम लोग देखते हैं तो एक स्थान पर दो समझौते होते हैं, पहले में समाज और दूसरे में राज्य का निर्माण होता है। दो समझौते हुए, एक में क्या होता है, समाज का निर्माण और दूसरे में राज्य का निर्माण होता है। समझौते में सभी व्यक्ति अपने अधिकार समाज को सौंपते हैं, शासक को नहीं, ठीक है। समझौते में जो सभी व्यक्ति हैं अपना जो अधिकार है वो किसे सौंपते हैं, समाज यानी कि राज्य कह लीजिए, राज्य का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ समाज का मतलब राज्य है। यहाँ जो दो समझौते होते हैं इसमें राज्य और सरकार का निर्माण होता है और जो समझौते में जो व्यक्ति हैं सब अपने अधिकार किसको सौंपते हैं, वो राज्य को सौंपते हैं, समाज को सौंपते हैं, न कि शासक को, ठीक है। समझौते में समाज और राज्य का कर्तव्य है कि वे व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करें। तो यहाँ कह लीजिए समझौते में राज्य और शासक कह लीजिए, राज्य और जो शासक है उसका कर्तव्य है कि वे व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करें। राज्य का निर्माण मनुष्यों की इच्छा से हुआ है, सहमति से हुआ है, वह जन सहमति का परिणाम है, ठीक है। जो राज्य का निर्माण हुआ है वह जन सहमति का परिणाम है। शासक जो है वो समझौते का भागीदार है, ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में शासक भी सम्मिलित है, उस पर समझौते की सारी शर्तें लागू होती हैं। जबकि हाब्स के हिसाब से जो समझौता हुआ था उसमें शासक भागीदार नहीं था, इसलिए उसके ऊपर कोई शर्त लागू नहीं होती है। समझौते में एक सीमित और मर्यादित राजसत्ता की स्थापना होती है, ठीक है। सीमित यानी कि लिमिटेड और मर्यादित राजसत्ता की स्थापना होती है। समझौता राज्य और शासन में अंतर स्पष्ट करता है। समझौता जो है वो राज्य और शासन में अंतर स्पष्ट करता है। पहला स्थायी है जबकि दूसरा अस्थायी है, ठीक है। समझौता जो है वो राज्य और शासन, ठीक है, में अंतर स्पष्ट करता है। राज्य जो है वो तो अस्थायी है लेकिन जो शासक है वो अस्थायी है, यानी कि शासक को बदला जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार यह सिद्धांत शक्ति विभाजन का समर्थन करता है, ठीक है। अत्याचारी शासक के विरुद्ध क्रांति करने का अधिकार यह जनता को देता है। अगर शासक अत्याचारी हो जाए तो उसके विरुद्ध क्रांति किया जा सकता है। इस तरह से शासक अस्थायी है और जो राज्य है वो अस्थायी है, ठीक है। अब समझौते की आलोचना भी होती है, तो आलोचना किस आधार पे होती है, तो मानव स्वभाव की व्याख्या इसने एक पक्षीय किया। एक पक्षीय कैसे, मानव स्वभाव में स्वार्थ और परमार्थ दोनों पाए जाते हैं, जबकि लॉक ने मानव स्वभाव को केवल परमार्थ, शांति प्रिय और विवेकशील बताता है। अब जैसे अगर हम हाब्स की बात करें तो वो इसके जस्ट उल्टा बताता था, स्वार्थी ही केवल बताया था, परमार्थ की बात नहीं करता था। लेकिन लॉक ने उसे केवल परमार्थ,
शांति प्रिय और विवेकशील माना है और उसके स्वार्थ को इग्नोर कर दिया है। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था का चित्रण इसने गलत किया है। प्राकृतिक अवस्था का चित्रण गलत किया है कैसे? लाक ने जिस प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है वह वास्तविक नहीं है। ठीक है, कैसे वास्तविक नहीं है? आदिम युग की खोज से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य में अच्छे और बुरे दोनों गुण पाए जाते हैं। लाक जन समुदाय में नैतिक और सामाजिक गुण ही मानता है, केवल नैतिक और सामाजिक गुण की बात करता है, तो इसलिए एक पक्षी है। प्राकृतिक अधिकारों की धारणा गलत है। इसने जो प्राकृतिक अधिकारों की धारणा बताई वो गलत है। कैसे गलत है? राज्य और समाज के बिना अधिकारों की कल्पना करना गलत है। जब तक राज्य और समाज नहीं होगा अधिकार कैसे हो सकता है? अधिकार सामाजिक होते हैं, प्राकृतिक नहीं होते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें, चौथा पॉइंट है क्रांति की अवधारणा गलत है। इसने जो क्रांति की अवधारणा दी है वो गलत है। कैसे? लाक जनता को क्रांति का अधिकार प्रदान करता है, इससे समाज में अराजकता और उथल पुथल मची रहेगी। ठीक है, क्योंकि कभी भी क्रांति होती रहेगी और इस तरह से अराजकता और उथल पुथल मची रहेगी। इसके अतिरिक्त लाक जो है जनता को सरकार के कार्यों की जांच और निर्णय का अधिकार देता है। ऐसी स्थिति में लाक जनता को विद्रोह करने का लाइसेंस दे देता है। तो इस आधार पर क्रांति की जो अवधारणा है उसको गलत साबित किया बाद के विचारकों ने। राजसत्ता का विभाजन गलत है। कैसे? राजसत्ता का विभाजन गलत है, इसकी भी आलोचना की गई। लाक ने एक गंभीर त्रुटि यह की कि उसने कानूनी राजसत्ता का विभाजन किया। ठीक है, कानूनी राजसत्ता के विभाजन का अर्थ है उसका विनाश। ठीक है, तो राजसत्ता कभी विभाजित नहीं होती है। ठीक है, राजसत्ता कभी विभाजित नहीं होती है। अब अगर हम बात करें कानूनी राजसत्ता का महत्व नहीं है इसने कहा, तो देखिए लाक ने एक गंभीर त्रुटि यह भी की है कि उसने कानूनी राजसत्ता को कोई महत्व नहीं दिया है। इस विषय में गिलक्राइस्ट ने ठीक ही कहा है कि हाब्स ने राजनैतिक सत्ता को अस्वीकार कर कानूनी राजसत्ता का प्रतिपादन किया। ठीक है, हाब्स ने क्या किया? राजनीतिक सत्ता को अस्वीकार कर कानूनी राजसत्ता का प्रतिपादन किया। लाक ने राजनैतिक सत्ता को स्वीकार करते हुए कानूनी राजसत्ता को मान्यता नहीं दी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राज्य का आधार जन सहमति ही नहीं है। ठीक है, तो ये आलोचना की गई कि राज्य का जो निर्माण है केवल जन सहमति से नहीं होता है, इसके लिए उसे शक्ति की भी आवश्यकता पड़ती है। बिना शक्ति के राज्य स्थापित नहीं किया जा सकता है, जबकि शक्ति की बात इसने नहीं की है। तो इस तरह से इन बातों की आलोचना की जाती है। लेकिन इसके बावजूद लाक का योगदान और महत्व देख लेते हैं। तो देखिए उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद लाक का जो आधुनिक चिंतन में अप्रतिम योगदान है। ठीक है, उसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन कर उस पृष्ठभूमि को तैयार किया जिस पर आधुनिक युग के मौलिक अधिकारों का भवन खड़ा है। लाक को उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, जन सहमति के सिद्धांत का प्रतिपादन कर उसने आधुनिक युग के बहुमत पर आधारित लोकतंत्र का विकास किया है। आधुनिक युग के बहुमत पर आधारित लोकतंत्र का विकास किया है, जन सहमति। ठीक है, तो बहुमत जिसको सहमति प्रदान करेगा उसी की सत्ता होगी। लाक के सीमित राजतंत्र के सिद्धांत ने मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया। तो मॉन्टेस्क्यू का जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है आप लोगों ने पढ़ा होगा, और इसी के माध्यम से जो अमेरिका का संविधान बना वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, इसके विचारों से उदारवादी विचारधारा को बल मिला और इसीलिए इसे उदारवाद का जनक कहा जाता है। अब हम बात करते हैं रूसो का सामाजिक समझौता का सिद्धांत। हाब्स लाक के बाद आता है रूसो का नंबर, और रूसो का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1712 से 1778 है। रूसो की पृष्ठभूमि हम लोग देख लेते हैं। हालांकि रूसो के बारे में मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसमें हम लोगों ने डिटेल में इसके बारे में पढ़ा है। तो चलिए यहाँ सामाजिक समझौते से रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। तो रूसो क्या था? एक फ्रांसीसी, दोनों इंग्लैंड के थे, हाब्स और लाक, और रूसो जो था वो फ्रांसीसी विद्वान था। यह भी हाब्स लाक की तरह सामाजिक समझौता सिद्धांत का समर्थक था। इसने अपने विचारों में जनतांत्रिक राज्य का समर्थन किया। वह दैवी सिद्धांत का कटु आलोचक था। उसने जनतांत्रिक विचारों का प्रतिपादन करने के लिए अपने प्रसिद्ध ग्रंथ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी हाब्स और लाक का जो प्रतिपादन सबसे पहले हाब्स ने किया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है रूसो ने। ठीक है, रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक संविदा की रचना की। ठीक है,
और कब की थी? 1762 में। ठीक है, तो नेट के एग्जाम में इसका ईयर भी इम्पॉर्टेंट होता है, सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछा जाता है, ईयर भी पूछ लिया जाता है। 1762 में किया। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के संदेश को मुखरित करने वाली जो 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी, इस पर जो है रूसों के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा था। रूसों को आधुनिक जनतांत्रिक व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करने वाला फ्रांसीसी क्रांति का जनक माना जाता है। तो फ्रांसीसी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? रूसों को माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रूसों के अनुसार देख लेते हैं कि मानव स्वभाव कैसा है। ठीक है, तो रूसों ने मानव स्वभाव को निर्दोष और निष्पाप मानता है। उसके अनुसार स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता उसके स्वभाव के विशेष गुण है। वह घृणा, ईर्ष्या, चिंता, अहंकार आदि दुर्गुणों से मुक्त होता है। ठीक है, मनुष्य अच्छा और निस्वार्थी होता है तथा तर्क के बजाय भावनाओं से प्रेरित होता है। तो ये जो है रूसों के अनुसार मानव का स्वभाव था। रूसों ने मनुष्य के स्वभाव को पशुवत माना है। वह न तो अच्छा है न ही बुरा है, बल्कि अपने प्राकृतिक पशुवत जीवन में रहता है। देखिए, रूसों ने एक शब्द यूज किया है, नोबल सीवेज, SAVAGE, यानी कि भद्र पशु कहा है। तो रूसों ने मनुष्य को, व्यक्ति को भद्र पशु की संज्ञा दी है और भद्र पशु पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। ठीक है, वह भद्र इसलिए था क्योंकि इसे स्वयं के प्रति प्रेम था, स्वयं के प्रति प्रेम था, इसलिए वो नोबल था। ठीक है, और तो भद्र पशु इसलिए था क्योंकि स्वयं के प्रति प्रेम था और दूसरों के प्रति सहानुभूति थी। अब देखते हैं प्राकृतिक अवस्था कैसी थी रूसों के हिसाब से। तो रूसों प्राकृतिक अवस्था को दो चरणों में बांटता है। प्रथम चरण में मनुष्य स्वार्थ और परमार्थ का ज्ञान न होने के कारण स्वतंत्र था। उसका जीवन सरल था, आवश्यकताएं सीमित थीं। ठीक है, इस अवस्था में मनुष्य सुखी था, संतुष्ट था और स्वावलंबी था। भोलापन उसका मूल लक्षण था। इसमें न छल था न कपट था। उसे तेरे मेरे नैतिकता या अनैतिकता का ज्ञान नहीं था। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो चरणों में बांटता है प्राकृतिक अवस्था को। प्रथम चरण में मनुष्य जो है स्वार्थ और परमार्थ का ज्ञान न होने के कारण पूरी तरह स्वतंत्र था। उसका जीवन सरल था, आवश्यकताएं जो थी वो सीमित थी। इस अवस्था में मनुष्य सुखी था, संतुष्ट था और स्वावलंबी था। भोलापन उसका मूल लक्षण था। इसमें न छल था न कपट था। उसे तेरे मेरे नैतिकता या अनैतिकता का ज्ञान नहीं था। देखिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी यूपी TGT 2020 में, ठीक है, जो 2021 का हुआ था, और यूपी PGT में भी पूछा गया था। ठीक है, रूसो इस अवस्था के मानव को उदात्त वनचर की संज्ञा देता है, यानी नोबल सीवेज कहता है। रूसो के अनुसार इस अवस्था का बुनियादी नियम था कि अपना हित देखो, अपना हित देखो और दूसरे को कम से कम हानि पहुंचाओ। ठीक है, अच्छा पॉइंट है, अपना हित देखो और दूसरे को कम से कम हानि पहुंचाओ। दूसरा जो चरण था, दूसरे चरण में रूसो के अनुसार यह प्राकृतिक अवस्था अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकी। धीरे धीरे इसका पतन होने लगा। पतन का मुख्य कारण था संपत्ति का उदय। ठीक है, संपत्ति का उदय जो था उसने मानव के व्यवहार में परिवर्तन किया। इसने व्यक्ति को क्या बना दिया? स्वार्थी बना दिया। और प्राकृतिक अवस्था की जो अच्छाई थी वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। फलतः मनुष्य जो था वो स्वार्थ, हिंसा, कलह और देश आदि का उदय होता है। ठीक है, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता जो थी वो समाप्त हो जाती है। मनुष्य का जीवन असुरक्षित हो जाता है। रूसो इस अवस्था की आलोचना करते हुए कहता है कि मनुष्य जब पैदा होता है तब स्वतंत्र होता है, लेकिन वह प्रत्येक स्थान पर जंजीरों में जकड़ा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, ठीक है, लेकिन वह प्रत्येक स्थान पर जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ठीक है, मनुष्य इस अवस्था में अशांत और बेचैन रहने लगा। इससे मुक्ति प्राप्त करने का साधन तलाशने लगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह एक समझौते की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, तो दो चरणों में बांटा है। पहले चरण में मनुष्य बहुत ही अच्छा था। बाद में जैसे ही संपत्ति का उदय होता है तो मनुष्य के अंदर स्वार्थ आ जाता है। ठीक है, और जब स्वार्थ आ जाता है तो इसीलिए उसने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र तो पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा होता है, और इससे वह अशांत हो जाता है, बेचैन रहने लगता है, और इससे मुक्ति पाने के लिए वो समझौते की ओर अग्रसर होता है। तो समझौता क्या था? ये समस्त अधिकार सामान्य इच्छा के रूप में समाज में समाहित हो जाते हैं। सामान्य इच्छा का सिद्धांत इसने दिया है।
इसके जो ये समस्त अधिकार थे सामान्य इच्छा के रूप में समाज में समाहित हो जाते हैं। रूसो के अनुसार इस अराजक स्थिति से छुटकारा पाने के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और अपने संपूर्ण अधिकारों का क्या कर दिया, समर्पण कर दिया। किंतु यह समर्पण शासक को नहीं करता है बल्कि किसको करता है, समाज को किया गया। समझौते के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा उत्पन्न हुई तथा सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अनुसार कार्य करने लगे। ठीक है, तो देखिए जब हम रूसो को पढ़ाएंगे तो सामान्य इच्छा के बारे में बहुत डिटेल से बताएंगे। ठीक है, जहाँ आप समझिए कि जो सामान्य इच्छा है, ठीक है, जो सामान्य इच्छा है इसने बताया है कि मनुष्य के अंदर, देखिए सामान्य इच्छा जनरल विल क्या है थोड़ा सा बता ही देते हैं। इसका मतलब ये है कि देखिए इसने बताया कि जो मनुष्य है उसमें दो प्रकार की इच्छा पाई जाती है, एक तो रियल विल पाई जाती है, ठीक है, और एक जो है वो स्वार्थपूर्ण इच्छा, ठीक है, यानी कि एक्चुअल विल। तो रियल विल क्या है, समुदाय के कल्याण की इच्छा, और जो स्वार्थपूर्ण इच्छा है एक्चुअल इच्छा है। तो सामान्य इच्छा का अभिप्राय क्या है, सामान्य इच्छा का अभिप्राय है कि समूचे समाज के भलाई की इच्छा। ठीक है, सामान्य इच्छा का अभिप्राय क्या है, समूचे समाज के भलाई की इच्छा है। अतः सामान्य इच्छा का अभिप्राय है, जो सामान्य इच्छा का अभिप्राय क्या है, सभी की इच्छा नहीं है, बहुमत की इच्छा नहीं है, ठीक है, न ही अल्पमत की इच्छा है, बल्कि क्या है, सभी के कल्याण की इच्छा है। अतः सामान्य इच्छा एक जो है आदर्शवादी संकल्पना है। सामान्य इच्छा कैसा है, आदर्शवादी संकल्पना है। ठीक है, सामान्य इच्छा जो है गुणात्मक है, ठीक है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है, मात्रात्मक नहीं है। समुदाय के कल्याण की इच्छा का योग क्या है, सामान्य इच्छा है। तो जनरल विल क्या है, समुदाय के कल्याण की इच्छा, यानी कि जो रियल विल है, रियल विल यानी कि जो रियल विल है उसका योग कर लिया जाए तो वही क्या हो जाएगा, सामान्य इच्छा हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं समझौते की जरूरत क्यों पड़ी। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति समाज का सदस्य होता है, अतः समझौते के फलस्वरूप निर्मित समाज का अंग होने के कारण इन अधिकारों को पुनः प्राप्त कर लेता है। ठीक है, देखिए समझौते के फलस्वरूप, देखिए चूंकि प्रत्येक व्यक्ति समाज का सदस्य होता है, अतः समझौते के फलस्वरूप जो समाज बना, जब सभी लोग समाज के सदस्य हैं तो समझौते के फलस्वरूप जो समाज बनेगा उसका अंग होने के नाते जो अधिकार लोगों ने समाज को सौंपे थे वो समाज के रूप में फिर से इन्हें मिल जाता है। चूँकि हम समाज के अंग हैं, व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से जो गवाता है समाज का सदस्य होने के कारण उसे पुनः प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो समझौते के फलस्वरूप जो जीवन है, जीवन की असुरक्षा, हिंसा, अराजकता, ये सब क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है और राज्य की उत्पत्ति होती है। रूसो जो है वो प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक राज्य की कल्पना करता है। तो देखिए प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना, ठीक है, का विचार किसने दिया है, तो रूसो ने दिया है। जनक कहा जाता है प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक राज्य का, ठीक है, जिसमें सारी शक्ति यानी कि संप्रभुता समाज में निहित होती है, सामान्य इच्छा के नाम से संग्रहित रहती है। यदि समाज को सरकार सामान्य इच्छा के विरुद्ध कार्य करती है तो जनता को उसे हटाने का अधिकार है। यानी कि समाज को सरकार जो सामान्य इच्छा है उसके विरुद्ध अगर कार्य करती है तो जनता उस सरकार को हटाने का अधिकार रखती है। अब हम विशेषताएं देखते हैं। रूसो के अनुसार राज्य की उत्पत्ति में प्रत्येक ने सबके साथ अपने समस्त प्राकृतिक अधिकार, ठीक है, और शक्ति सामान्य इच्छा को समर्पित कर दी। ठीक है, अपने जो भी प्राकृतिक अधिकार हैं और जो शक्ति है किसे समर्पित की है, सामान्य इच्छा को। प्रत्येक व्यक्ति सामान्य इच्छा का सदस्य होने के कारण सामूहिक रूप से उसे प्राप्त कर लेता है। ये उसकी विशेषता है कि एक हाथ से देता है और दूसरे हाथ से उसे मिल जाता है। इस समझौते से व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अपितु व्यक्ति को सकारात्मक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ठीक है, समझौते से सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। सामान्य इच्छा सदैव अच्छा होता है क्योंकि सबके कल्याण की इच्छा होती है और जन कानून का स्रोत होती है। रूसो सामाजिक समझौते का ही उल्लेख करता है, राजनीतिक समझौते का नहीं। रूसो जो है वो सामाजिक समझौते का उल्लेख करता है, राजनीतिक समझौते का नहीं। अतः सामान्य इच्छा पर आधारित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज की स्थापना होती है। यानी कि सामान्य इच्छा पर आधारित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज की स्थापना होती है। सामान्य इच्छा को मूर्त रूप देने वाली सरकार यदि निरंकुश होकर सीमाओं का अतिक्रमण करती है तो उसे अपदस्थ किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि सामान्य इच्छा को मूर्त रूप देना किसका काम है, सरकार का काम है, और अगर ये निरंकुश होकर सीमाओं का अतिक्रमण करती है तो उसे अपदस्थ किया जा सकता है।
तो लेकिन इस समझौते की भी आलोचना होती है। तो प्राकृतिक अवस्था सही नहीं है। इसके द्वारा रूसो ने जिस प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है वह इतिहास सम्मत नहीं है, ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है। आदिम अवस्था की खोज में यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य जो है प्राकृतिक अवस्था में आदर्श वनचर नहीं था। ठीक है, यानी कि जो मनुष्य था वो भद्र पशु नहीं था, ये पता चला है, इसलिए इसकी व्याख्या सही नहीं है। परस्पर विरोधी का जो इसने विचार दिया है, तो रूसो के अनुसार समझौता व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों पक्षों के बीच होता है। जब समाज था ही नहीं तो सामाजिक पक्ष कहाँ से आया? इसके हिसाब से जब समाज ही नहीं था तो सामाजिक पक्ष आया कहाँ से? क्योंकि इसका जो समझौता है व्यक्तिगत और सामूहिक यानी कि सामाजिक पक्षों के बीच होता है, तो ये गलत है। अतीत प्रेमी यानी रूसो मनुष्य को प्राकृतिक अवस्था के अधीन बताकर अतीत प्रेम प्रकट करता है। वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसे वो प्राकृतिक दिन वापस लौटा दे। ठीक है, वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि प्राकृतिक दिन वापस लौटा दे। मनुष्य इतिहास प्रगति और आगे बढ़ने का सिद्धांत है, न कि वापस पीछे लौटने का। तो वो अतीत का प्रेमी है, पीछे की ओर लौटना चाहता है। इस आधार पर भी इसकी आलोचना होती है, क्योंकि मनुष्य जो है इतिहास में प्रगति और आगे बढ़ने का सिद्धांत अपनाता है, न कि पीछे लौटने का। साम्राज्यवाद का पोषक रूसो की सामान्य इच्छा तानाशाही शासन का संकेत करती है। सामान्य इच्छा के माध्यम से उसने क्या किया? तानाशाही शासन पैदा किया है, जो उचित नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसमें प्रजा पर अत्याचार की संभावना होगी। व्यक्ति की दोहरी स्थिति बताई है इसने। रूसो व्यक्ति को दोहरा व्यक्तित्व प्रदान करता है, वह शासक भी है और आज्ञापालक भी। इससे व्यक्ति की स्थिति जो है वो हास्यास्पद बन जाती है, लेकिन इसका अपना महत्व है। रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत का आधुनिक युग के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा है। कैसे? जन सहमति और जनतंत्र के विचारों ने उस समय की व्यवस्था पर इतना प्रभाव डाला कि फ्रांस में क्रांति हो गई। इसके विचारों से फ्रांस में क्रांति हो गई, स्वतंत्रता और भाईचारे के सिद्धांत का विकास हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने हाब्स, लॉक और रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत को देख लिया। अब इनका हम फटाफट तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं सामाजिक समझौते के सिद्धांत का। तो इसके लिए मैं एक दूसरे चार्ट के माध्यम से आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए हम लोग अब हाब्स, लॉक व रूसो का जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है इसका तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, हम यहाँ पे बात करेंगे मानव प्रकृति यानी कि स्वभाव की तुलना कर लेते हैं इन सभी का। तो हाब्स के अनुसार मानव जो था स्वार्थी था, हृदयहीन था, झगड़ालू था। लॉक के हिसाब से मानव जो था वो विवेकशील प्राणी था, और रूसो के हिसाब से नोबल था। ठीक है, सरल स्वभाव का था। ठीक है, अगर हम बात करें प्राकृतिक अवस्था की, स्टेट ऑफ नेचर की, तो हाब्स के हिसाब से एकाकी, बर्बर, क्षणभंगुर, भय व जंगली झगड़ालू अवस्था वाला था। ठीक है, और लॉक के हिसाब से शांति, सद्भावना व पारस्परिक सहयोग इसके अंदर था प्राकृतिक दशा में। ठीक है, रूसो के हिसाब से देखी जाए तो प्राकृतिक दशा में सुख व शांति का वातावरण था। ठीक है, अब अगर बात करें प्राकृतिक अधिकार की, तो हाब्स के हिसाब से एकमात्र आत्मरक्षा का अधिकार। ठीक है, एकमात्र आत्मरक्षा का अधिकार था। ठीक है, लॉक के हिसाब से प्राकृतिक अवस्था में 3 अधिकार थे, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। रूसो के हिसाब से प्राकृतिक स्वतंत्रता का अधिकार था प्राकृतिक अवस्था में। ठीक है, व्यक्ति क्या था? स्वतंत्र था। आगे हम बात करें सामाजिक समझौते का उद्देश्य क्या था। तो हाब्स के हिसाब से सामाजिक समझौते का उद्देश्य क्या था, किस लिए किया गया? तो ऐसा पूर्ण प्रभुसत्ताधारी बनाना जो सब पर कंट्रोल कर सके और सबकी रक्षा कर सके, यानी कि यहाँ पे निरंकुश शासन की स्थापना की जाती है। ठीक है, जो शासक है वो समझौते का पक्षकार नहीं है, समझौते में सम्मिलित नहीं होता है, इसलिए उसका जो है कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है, उसका कोई कर्तव्य नहीं है। और अगर लॉक की बात करें तो सामाजिक समझौते का उद्देश्य लॉक के हिसाब से क्या था? ऐसे सीमित सरकार बनाना जो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा कर सके तथा नियम तोड़ने वाले को दंड दे सके। ठीक है, तो ये लॉक के हिसाब से है। अगर रूसो की बात करें तो सामाजिक समझौते का उद्देश्य क्या था? तो अभाव की स्थिति में ऐसा नागरिक समाज बनाना जो श्रम के द्वारा अर्जित संपत्ति की सुरक्षा कर सके। तो ये जो था आपका
रूसो के हिसाब से सामाजिक समझौते का उद्देश्य था। ठीक है, अगर सामाजिक समझौते की प्रकृति की बात की जाए तो सब मनुष्य अपने ऊपर शासन का अधिकार प्रभु सत्ताधारी को सौंपने का वचन देते हैं। ठीक है, अगर लाक के हिसाब से बात की जाए तो समुदाय के द्वारा सरकार को वचन व शक्ति का नियम का उल्लंघन करने पर वे अपने मामले के स्वयं न्यायाधीश नहीं बल्कि दंड शक्ति किसके पास है, सरकार के पास है। ठीक है, तो ये जो है ये लाक के हिसाब से सामाजिक समझौते की प्रकृति कि अगर समुदाय के द्वारा सरकार को वचन व शक्ति के नियम का उल्लंघन किया जाता है समुदाय के द्वारा, तो वे अपने मामले में स्वयं न्यायाधीश नहीं रहेंगे बल्कि दंड देने की शक्ति किसके पास है, सरकार के पास है। और यहाँ पे सीमित सरकार की स्थापना की गई थी। ठीक है, जो प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे, ठीक है, वो तीनों अधिकार, ठीक है, जो तीनों अधिकार प्राप्त थे, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, इनकी रक्षा करने का उद्देश्य किसका है, शासक का है। और इसके हिसाब से अगर बात करें रूसो के हिसाब से तो सब मनुष्य प्राकृतिक स्वतंत्रता का त्याग करते हैं तथा यह नागरिक स्वतंत्रता के रूप में फिर पूरे समुदाय को वापस मिल जाती है। ठीक है, तो पहले तो ये अपने अधिकारों का त्याग करते हैं, ठीक है, किसको, सामान्य इच्छा को सौंप देते हैं। और चूंकि जो है समाज का नागरिक होने के नाते, राज्य का नागरिक होने के नाते फिर से वो उसे अपने सारे अधिकारों को प्राप्त कर लेते हैं। प्रभु सत्ता का स्वरूप कैसा है, तो इसमें सर्वोच्च व पूर्ण प्रभु सत्ता यानी कि निरंकुश सत्ता है। ठीक है, हाब्स के हिसाब से, लॉक के हिसाब से सीमित प्रभु सत्ता है। सरकार जो है एक ट्रस्ट के रूप में कार्य करती है। रूसो की बात करें तो कैसी सत्ता है, पूर्ण सत्ता है, अविभाज्य है, अदेय है। प्रभुसत्ता जो है वो पूर्ण है, अविभाज्य है और अदेय प्रभुसत्ता है। ठीक है, अगर हम बात करें उपयुक्त राजनीतिक सिद्धांत की तो हाब्स के हिसाब से पूर्ण सत्तावाद यानी कि एब्सोल्यूटिज्म है, विरोध के अधिकार नहीं है, एब्सोल्यूट है, पूरी तरह से विरोध का अधिकार नहीं है। जो लाक के हिसाब से है वो सत्ता कैसी है, राजनीतिक सिद्धांत संविधानवाद पे अधिकार आधारित है, कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, क्रांति और विरोध करने की मान्यता है। और अगर हम बात करें रूसो के हिसाब से तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता यानी कि विरोध का अधिकार आवश्यक नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि हाब्स, लाक और रूसो के द्वारा जो सामाजिक समझौता हुआ था इसकी अवधारणा की तुलना हम लोगों ने कर ली है। ठीक है, अब हम लोग सामूहिक रूप से जो तीनों है सामाजिक समझौता का सिद्धांत, इसकी आलोचना देख लेते हैं। देखिए, ये जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है 2 शताब्दियों तक तो लोकप्रिय रहा। इसके बाद जो है 19वीं शताब्दी में इस सिद्धांत को अस्वीकार, यानी 17वीं और 18वीं शताब्दी में तो लोकप्रिय रहा, लेकिन 19वीं शताब्दी में इसे अस्वीकार कर दिया गया। और इसकी जो है तरह तरह की आलोचना की गई। किस तरह से, मुख्य रूप से जो इसकी आलोचना हुई ऐतिहासिक आधार पर, दार्शनिक आधार पर, तार्किक और वैधानिक आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। तो ये पॉइंट्स जो आंसर राइटिंग लिखे हैं वो ध्यान रखें कि इसकी आलोचना ऐतिहासिक, दार्शनिक, तार्किक और वैधानिक आधार पर होती है। तो इन कीवर्ड्स को आप याद रखेंगे। तो देखते हैं ऐतिहासिक आधार पर इसकी आलोचना कैसे होती है। तो 18वीं व 19वीं शताब्दी के राजनैतिक विचारकों ने इस सिद्धांत की आलोचना की। अंग्रेज दार्शनिक ह्यूम ने कहा कि इस आदिम अवस्था में इस समझौते का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ग्रीन ने इसे क्या कहा है, कपोल कल्पना कहा है। उल्जे ने इसे सरासर झूठा कहा है। ब्लंसली ने इस सिद्धांत को भयंकर कहा है। हेनरी मैन ने इसे व्यर्थ की वस्तु कहकर इसकी आलोचना की है। वाहन ने भी ऐतिहासिक दृष्टि से इसे गलत बताया है। तो इन विचारकों ने इसे कल्पनाशील, अप्रमाणिक सिद्धांत माना है, कल्पनाशील और अप्रमाणिक सिद्धांत माना है। तो इस तरह से इन सभी के द्वारा इसकी आलोचना की गई है। तो अगर आप इसमें आलोचना लिखते हैं, ठीक है, क्रिटिकल एग्जामिन करने के लिए अगर आता है तो आप इन जो ये विचारक हैं इनके, आप इन दार्शनिकों के नाम लिख करके ये पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं। अब दार्शनिक आधार पर आलोचना कैसे हुई है, तो इस सिद्धांत का दार्शनिक आधार पर भी आलोचना हुई है। यह सिद्धांत राज्य की कल्पना ऐसे संगठन से करता है जिसकी सदस्यता ऐच्छिक हो, जबकि हमें पता है कि राज्य की जो सदस्यता होती है वो अनिवार्य होती है। राज्य कोई व्यापार या क्लब नहीं होता, जैसा कि बर्क ने कहा है। बर्क से इस बात को आप प्रूव कर दीजिए कि राज्य को काली मिर्च, कहवा, कॉफ़ी या अन्य व्यापार की
साझेदारी समझौते के समान नहीं समझना चाहिए, जिसे अस्थायी स्वार्थ के लिए कर लिया गया हो और इच्छानुसार भंग कर दिया गया हो। इसे सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि जो राज्य होता है उसकी सदस्यता अनिवार्य होती है, ऐच्छिक नहीं होती है कि जब मर्जी तब ले ले, जब मर्जी तब छोड़ दे। राज्य एक कृत्रिम संस्था नहीं है, अपितु मानवीय स्वभाव पर आधारित प्राकृतिक संस्था है। ठीक है, यह सिद्धांत राज्य को व्यक्तिगत समझौते का परिणाम बताकर विद्रोह और अराजकता को प्रोत्साहन देता है, जो कि राज्य के अस्तित्व के लिए खतरनाक है। प्राकृतिक अधिकार संभव ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अधिकार को लागू करने के लिए शक्ति का होना आवश्यक है। तो जब शक्ति ही नहीं है, राज्य ही नहीं है, तो प्राकृतिक अधिकार भी संभव नहीं है। वैधानिक आधार पर इसकी आलोचना कैसे होती है? वैधानिक आधार पर भी यह समझौता खरा नहीं उतरता है। प्राकृतिक अवस्था में रहते हुए यदि लोगों के मध्य समझौता होता है तो वैधानिक दृष्टि से गलत है। अगर प्राकृतिक अवस्था में है कोई समझौता होता है तो वैधानिक दृष्टि से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि समझौते को वैध कौन बनाएगा भाई? वैध बनाने के लिए राज्य की स्वीकृति आवश्यक होती है। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था में जब राज्य था ही नहीं तो समझौता जिन लोगों के मध्य हुआ, अगर 10 लोग मिल करके समझौता करते हैं तो ये केवल उन्हीं पर लागू होता है। अतः वैधानिक दृष्टि से समझौता मान्य नहीं है। फिर भी इसके इन आलोचनाओं के बावजूद भी महत्व है। ठीक है, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है, देखते हैं। इस सिद्धांत ने सबसे पहले तो दैवीय सिद्धांत का खंडन किया, इसलिए इसका महत्व है। ठीक है, इस सिद्धांत ने दैवीय सिद्धांत के अधिकांश तर्कों का खंडन करने में सफलता प्राप्त की। इस सिद्धांत ने यह प्रतिपादित किया कि राज्य का आधार जो है वो जन सहमति है, शासक नहीं है। इस सिद्धांत से संप्रभुता के सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त होता है। इस सिद्धांत से संप्रभुता सिद्धांत को महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जो सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत है उसको अच्छे से देख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने हाब्स लॉक और रूसो का जो दिया गया इनका जो सिद्धांत है उसका तुलनात्मक अध्ययन कर लिया। सामान्य इच्छा का भी सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब हमको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। बस आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं फिनिश होता है। हम फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं उनके लिए कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा। तो जीआईसी मेंस के लिए स्पेशली, और अगर आप यूपी पीसीएस ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस से, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको क्या करना है, जो राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत है, इसमें हाब्स लॉक रूसो तीनों आ जाएंगे, उन सबको मिलाकर आपको इस पर टिप्पणी लिखना है। जब भी हम टिप्पणी लिखते हैं तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ साथ हम इसके निगेटिव पॉइंट्स भी लिखते हैं। उसी प्रश्न को ऐसे पूछा जा सकता है कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखिए, जब क्रिटिसाइज करने की बात होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल इसकी आलोचना करेंगे, इसमें आपको बैलेंस अप्रोच बताना होता है। तो आपको क्या करना है, इसके फेवर में कुछ पॉइंट्स लेने हैं और इसके अगेंस्ट में कुछ पॉइंट्स लेने हैं। सबसे पहले आप लोग सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत के बारे में बताएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स को और नेगेटिव पॉइंट्स को। क्या इसी प्रश्न को ऐसे पूछा जा सकता है कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत में के बारे में हाब्स लॉक व रूसो के विचारों में तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा लिखना है और उसके बाद ज़्यादा फोकस आपको करना है हाब्स लॉक व रूसो के विचारों के तुलनात्मक अध्ययन पर। तो ये जो तीनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं ये यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं। यूपी पीसीएस के एग्जाम में कोई क्वेश्चन 16 में पूछा गया है, एक 12 में, एक 10 में पूछा गया है। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करें। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे ग्रुप में दिया हुआ है, अगर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें आप क्या करें, इन आंसर को लिख के भेजिए। ठीक है, और उसको रिव्यू किया जाएगा। जो पेड ग्रुप वाले बच्चे हैं वो अपने पेड ग्रुप में भेजें और इसको रिव्यू करके आपको इसके बारे में बताया जाएगा। अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, एलटी ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप पीजीटी यूपी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप जीआईसी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और इस कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। 8423862532। ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं
या फिर इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।